14 मई 1804 ईस्वी को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में एक युद्ध होता है जिसमें प्रद्युम्न शाह मारा जाता है। प्रद्युम्न शाह के पुत्र प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बना लिया तथा दूसरा पुत्र सुदर्शन शाह कहाँ भाग जाता है? हरिद्वार भाग जाता है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ परमार वंश का सेट नंबर 4। ठीक है, इससे पहले मैं 3 पार्ट इसके करा चुका हूँ, ये आखिरी पार्ट होगा। इसमें हम कम्प्लीटली परमार वंश को ख़त्म कर देंगे। परमार वंश हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसमें उनकी जो राजस्व नीति थी, भू राजस्व नीति, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने समुद्रगुप्त की भांति क्या करा था? मुद्रा लेख लिखवाया था। वो था फतेह शाह। ठीक है, और फतेह शाह के बारे में मैं आपको कल बता ही चुका हूँ। ये गढ़वाल का शिवाजी इसको बोला जाता था। ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी हो गया। और इसी के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? गढ़वाल का स्वर्णकाल बोला जाता है। और इसकी जो संरक्षिका थी, इसकी माता कौन थी? राजमाता कटौची थी। ठीक है, राजमाता कटौची क्या थी? इसकी संरक्षिका थी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गढ़वाल शासक का गुरु गोविंद सिंह एवं शिवाजी की भांति घोड़े पर बैठा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो किसका होता है? ये भी फतेह शाह का होता है, क्योंकि इसको गढ़वाल का शिवाजी बोला जाता है। ठीक है, और इसका युद्ध भी होता है भेंगड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह के साथ। ठीक है, भेंगड़ी के युद्ध के बारे में मैंने बात करी थी। 1689 ईस्वी में भेंगड़ी का युद्ध होता है फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में। अगला क्वेश्चन है, फतेह शाह के दरबारी कवि कौन थे? तो फतेह शाह के दरबारी कवि थे रत्न कवि, जटाधर, मतीराम। मतलब ये सारे के सारे क्या थे? फतेह शाह के दरबारी कवि थे। और मैंने बताया कि अकबर की तरह ही इसके दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने फतेह शाह को सील का सागर एवं हिंदुओं का रक्षक माना है? तो किसने माना है? रत्न कवि ने माना है, जो इसके क्या थे? दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेमराज निम्न में से किस कवि का दूसरा नाम था? तो सेमराज किस कवि का दूसरा नाम था? ये था हमारा रत्न कवि का। ठीक है, रत्न कवि एक मुख्य प्रख्यात कवि थे जो फतेह शाह के दरबार में रहते थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है? जो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ एक ग्रंथ है, तो इसकी रचना किसने करी थी? ये करी थी श्री जटाधर जटाशंकर ने। ठीक है, श्री जटाधर जटाशंकर ने करी थी फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कवि मतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ किसे समर्पित था? जो कवि मतीराम थे, इन्होंने एक रसराज ग्रंथ लिखा था, तो ये किसको समर्पित था? ये था हमारा चित्रकार मंगतराम तुंवर को। ठीक है, जो मंगतराम तुंवर था, इसको समर्पित था। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के अनुसार फतेह शाह के शासनकाल में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे? मतलब उस टाइम पे इतनी शांति थी, तभी तो इसके काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी शांति थी, कोई चोरी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो लोग अपने घरों को खुला छोड़ देते थे, खुला छोड़ के चले जाते थे, ताला तक नहीं लगाते थे घरों में। इतना भरोसा था लोगों को इन पर। तो ये किस कवि के अनुसार था कि फतेह शाह के शासनकाल में ऐसी शांति थी? तो ये किस कवि ने कहा था? रत्न कवि ने। ठीक है, रत्न कवि के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, फतेह शाह ग्रंथ का संपादन किसने किया था? जो फतेह शाह ग्रंथ है, इसका संपादन किसने करा था? ठाकुर सूरवीर सिंह ने करा था। ठीक है, ठाकुर सूरवीर सिंह ने इसका संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण एवं जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी? ठीक है, तो कौन सा ऐसा राजा था जिसकी कीर्ति और ख्याति सुनकर जो शिवराज भूषण थे एवं जटाशंकर थे, इन्होंने गढ़वाल की यात्रा की थी, श्रीनगर की यात्रा की थी? तो वो थे फतेह शाह। ठीक है, फतेह शाह राजा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार पर प्रदीप शाह का शासन कब से कब तक था? जो प्रदीप शाह था, इनका शासनकाल कब से कब तक था? जो लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के हैं, तो इसके अनुसार देखिए इनका शासनकाल होता है 1717 से लेकर 1757 ईस्वी तक। ठीक है, 1717 से लेकर 1757। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें मतभेद भी होता है। जो लखनऊ में संग्रहालय में रखे सिक्के, इनके अनुसार तो ये होगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरे कुछ इतिहासकार बोलते हैं 1717 से लेकर 1772 ईस्वी तक ये रहे थे। ठीक है, ये भी इनका दूसरा आंसर होगा। तो अभी आपको यही आंसर याद करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रदीप शाह के मिले दान पात्र के आधार पर प्रदीप शाह का समय कब से कब तक था। जो प्रदीप शाह का दान पात्र मिला है या दान पत्र मिला है, इसके आधार पर प्रदीप शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो जो मैं बात कर रहा था अभी, ये था 1717 से लेकर 1772 ईस्वी तक। ठीक है, 1717 से लेकर 1772 ईस्वी तक इनके दान पत्र के आधार पर मिला। लेकिन जो लखनऊ में रखे, लखनऊ का जो संग्रहालय है, यहाँ रखे जो सिक्के हैं, सिक्के के आधार पर, सिक्कों के आधार पर इनका शासनकाल कब तक था। 1717 से लेकर 1757 ईस्वी तक। ठीक है, 57 तक इनका शासनकाल था, लेकिन दान पत्र के आधार पर 72 तक था। तो आप लोग दोनों याद करें, जो क्वेश्चन पूछता है वो आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला, कनक देई किस शासक की संरक्षिका थी। जो कनक देई थी, ये किसकी संरक्षिका थी। ये थी प्रदीप शाह की संरक्षिका। ठीक है, इनकी माता थी कनक देई और इनकी संरक्षिका भी थी। ठीक है, और इनके पिता का नाम था दिलीप शाह। ठीक है, दिलीप शाह क्या थे, इनके पिता का नाम था, और माता थी कनक देई। अगला क्वेश्चन है, रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन थे। जो रामायण प्रदीप है, इनके रचनाकार कौन थे। तो ये थे मेधाकर शर्मा। ठीक है, कल मैंने बात करी थी मेधाकर शर्मा के बारे में। तो मेधाकर शर्मा क्या थे, रामायण प्रदीप के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, पांच भाई कठैत यानी पंच भाई कठैत जो थे, ये किस शासक के दरबार से संबंधित थे। तो ये थे हमारा प्रदीप शाह के दरबार से संबंधित। ठीक है, प्रदीप शाह के दरबार में रहते थे पंच भाई कठैत, और जो मेधाकर शर्मा थे, ये क्या थे, इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, और ये दरबारी षड्यंत्रों में आते हैं। पंच भाई कठैत जो थे ना, ये दरबारी षड्यंत्र थे इनके। अगला क्वेश्चन है, पांच भाई कठैतों से संबंधित पंच भैया खाल स्थान किस जनपद में स्थित है। जो पंच भैया खाल स्थान है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये पड़ता है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी में पड़ता है। अगला है, मेधाकर शर्मा किस शासक की दरबारी कवि था। किस शासक का दरबारी कवि था मेधाकर शर्मा। ये था प्रदीप शाह का दरबारी कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक का कार्यकाल चंद एवं पंवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता था। तो ये जाना जाता था प्रदीप शाह के कार्यकाल को, क्योंकि इनके टाइम पर ही क्या हुआ था, चंद एवं पंवार वंश की मित्रता काफी गहरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चंद शासक जो कल्याण चंद चतुर्थ थे, इनकी सहायता किसने की थी। तो इनकी सहायता करते हैं प्रदीप शाह। ठीक है, क्योंकि इनकी मित्रता काफी अच्छी थी। सिरमौर का युद्ध किसके बीच हुआ था। जो सिरमौर का युद्ध हुआ था, ये किसके बीच होता है। सिरमौर का युद्ध होता है ललित शाह व सिखों के बीच में। ठीक है, ललित शाह और सिखों के बीच में होता है सिरमौर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था। तो कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था ललित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, ललित शाह के समय कुमाऊं का शासक कौन था। तो ललित शाह के समय कुमाऊं का शासक था दीपचंद, और जो प्रद्युम्न शाह थे, इन्होंने खुद को दीपचंद का दत्तक पुत्र भी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में बगवाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। जो बगवाली पोखर का युद्ध था, ये किनके मध्य होता है। ये होता है हमारा मोहनचंद व ललित शाह के बीच में। ठीक है, मोहनचंद व ललित शाह के बीच में होता है बगवाली पोखर का युद्ध, और ये कब होता है 1779 ईस्वी में, 1779 में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ललित शाह कब गद्दी पर बैठा था। अब जो ललित शाह थे, ये गद्दी पर कब बैठे थे। ललित शाह गद्दी पर बैठते हैं 1772 ईस्वी में। ठीक है, 1772 ईस्वी में ये क्या बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। और इन्हीं के टाइम पर एक युद्ध हुआ था, सिरमौर का युद्ध, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी। इसमें ये सिखों ने जब देहरादून पर आक्रमण करा था, 2 बार आक्रमण करा था, 1775 से लेकर 78 ईस्वी के बीच में इन्होंने, सिखों ने 2 बार कहाँ आक्रमण करा था, देहरादून पर आक्रमण करा था। और जो हर्षदेव जोशी थे, इन्होंने क्या करा था, ललित शाह को कुमाऊं अभियान के लिए आमंत्रित किया था, तभी वो बगवाली पोखर का युद्ध होता है। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने ही इनको आमंत्रित किया था कि आओ कुमाऊं पर आक्रमण करो या अभियान करो। ठीक है, तभी बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। मोहनचंद उस टाइम पे चंद शासक था। ठीक है, और मोहनचंद को ये हरा देता है ललित शाह, फिर उसके बाद प्रद्युम्न शाह को क्या करता है, वहां की गद्दी पर बैठा देता है। उस टाइम पे बाद में उस टाइम क्या होता है, दीपचंद का शासन था। जब वो हुआ तो दीपचंद का इसने खुद को दत्तक पुत्र घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, हवालबाग के दुलड़ी नामक स्थान पर किस शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। अब जो हवालबाग वाला क्षेत्र है, इसके दुलड़ी नामक स्थान पर किस शासक की मृत्यु हुई थी मलेरिया के कारण। तो ये मलेरिया के कारण मृत्यु हुई थी ललित शाह की। ठीक है, ललित शाह की मृत्यु होती है मलेरिया के कारण।
अगला क्वेश्चन है ललित शाह के कितने पुत्र थे। जो ललित शाह थे इनके कितने पुत्र थे, तो ललित शाह के पुत्र थे 4 पुत्र। ठीक है, 4 पुत्र थे। अब देखिए पहले कौन थे, पहले की बात करें तो ये थे जयकृत शाह। ठीक है, जयकृत शाह थे। अब दूसरे की बात करें, दूसरे थे प्रद्युम्न शाह। ठीक है, कौन थे, प्रद्युम्न शाह। तीसरे की बात करें तो तीसरे कौन थे, पराक्रम शाह। ठीक है, कौन थे, पराक्रम शाह थे। अब चौथे की बात करें तो चौथे थे हमारे प्रीतम शाह। ठीक है, प्रीतम शाह इनके चौथे पुत्र थे। तो ये 4 पुत्र क्या थे, ललित शाह के पुत्र थे। और इनकी मृत्यु कैसे होती है, दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया से होती है ललित शाह की। ठीक है, तो देखिए ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो ललित शाह का जो उत्तराधिकारी बनता है वो होता है जयकृत शाह। ठीक है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा पुत्र होता है जयकृत शाह, फिर होता है प्रद्युम्न शाह, फिर पराक्रम शाह और सबसे छोटा प्रीतम शाह। तो जयकृत शाह सबसे बड़ा पुत्र होने के बाद उत्तराधिकारी बनता है। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक जो मुकुंदी लाल हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, इनके अनुसार जयकृत शाह का शासनकाल रहा। तो जयकृत शाह का शासनकाल कब मानते हैं ये, 1780 से लेकर 85। 1780 से लेकर 85 ईस्वी बैरिस्टर मुकुंदी लाल इनका शासनकाल मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जयकृत शाह के दरबारी निम्न में से किन 2 दलों में बट गए थे। जो 2 दल थे वो थे खंडूरी दल और डोभाल दल। ठीक है, खंडूरी दल और डोभाल दल, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए खंडूरी दल की बात करें तो इसमें नित्यानंद जो खंडूरी थे ये इनके फौजदार हुए। डोभालों में बात करें तो कृपाराम जो डोभाल थे, ठीक है, कृपाराम डोभाल इनके क्या थे, मुख्तार थे। एक मुख्तार पद होता था उस टाइम पे, मुख्तार थे कृपाराम डोभाल। और जो खंडूरी दल में थे फौजदार, कौन थे फौजदार, फौजदार थे नित्यानंद खंडूरी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर दिया था। तो सिखों के आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर किस व्यक्ति ने दिया था, वो दिया था जयकृत शाह ने, जो ललित शाह का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था। तो रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत किसने करा था, जयकृत शाह ने करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयकृत शाह के समय फौजदार कौन था। जो जयकृत शाह के टाइम पे फौजदार थे वो थे हमारे कौन, नित्यानंद खंडूरी। ठीक है, नित्यानंद खंडूरी क्या थे, जयकृत शाह के टाइम पर फौजदार थे। और जो कृपाराम डोभाल थे ये क्या थे, मैंने बताया अभी, मुख्तार थे। ठीक है, मुख्तार थे उनके टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति के अनुसार प्रद्युम्न शाह गढ़वाल एवं कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया। तो ये किसके अनुसार किया गया है, ये किया गया था बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युम्न शाह क्या था, गढ़वाल एवं कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था उस टाइम पे, क्योंकि ये गढ़वाल पर भी इसका शासन था और कुमाऊं पर भी इसका शासनकाल चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैकेट की सूची के अनुसार प्रद्युम्न शाह का शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, बैकेट के अनुसार था इसका शासनकाल 1786 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक। ठीक है, 1786 से लेकर 1804 ईस्वी तक बैकेट के अनुसार इसका क्या था, कार्यकाल रहा था। कहां पर, गढ़वाल पर। और कुमाऊं पर बात करें, जब बगवाली पोखर का युद्ध जीता उसके बाद 1789 से लेकर 1786 ईस्वी तक ये क्या करता है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। 1786 ईस्वी में ये कहां आ जाता है, गढ़वाल आ जाता है। गढ़वाल पर इसका शासनकाल चलता है। 1804 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है जब खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के राज्य में रामी व धरणी खंडूरी भाई मंत्री थे। तो किस राजा के राज्य में थे रामी एवं धरणी खंडूरी भाई क्या थे, मंत्री थे। तो ये थे हमारा प्रद्युम्न शाह के दरबार में या राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, किस व्यक्ति ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया था। तो किस व्यक्ति ने किया था प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन, तो ये किया था हमारा हर्षदेव जोशी ने। ठीक है, जब मतलब प्रद्युम्न शाह 1786 ईस्वी में गढ़वाल वापस लौट जाते हैं तो ये हर्षदेव जोशी को वहां का क्या बना देते हैं, वहां की गद्दी दे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में बावनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो गढ़वाल में बावनी शब्द का प्रयोग होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा अकाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कब गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, गढ़वाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था ये मैं बता चुका हूं, संवत 1851-52। ठीक है, 1851-52 में अकाल पड़ा था। अगला है, किस शासक के शासनकाल में 1795 ईस्वी में गढ़वाल में बावनी अर्थात भयंकर अकाल पड़ा था। तो किसके शासनकाल में पड़ा था, प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में पड़ा था। ठीक है, एक अकाल तो पड़ा था 1795 ईस्वी में। ठीक है, एक पड़ा था 1803 ईस्वी में। ठीक है, 1803 में भूकंप आया था भयंकर वाला।
तभी अकाल पड़ गया था वहां पर। अगला है निम्न में से 1791 में गढ़वाल पर किसने आक्रमण करा था? तो गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं गोरखा। सर्वप्रथम गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। 1790 ईस्वी पर ये कुमाऊं पर आक्रमण करके जीत लेते हैं और 91 ईस्वी में ये क्या करते हैं, 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर भी आक्रमण करते हैं। लेकिन कुछ संधि वगैरह हो जाने के कारण ये गढ़वाल पर शासन नहीं करते, बाद में खुड़बुड़ा के बाद ये करते हैं, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में क्या आया था, गढ़वाल पर भयंकर भूकंप आया था और अकाल पड़ा था। ठीक है, बहुत तगड़ा अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है गोरखों ने किसके नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो किसके नेतृत्व पर जब गढ़वाल में आपदा आई थी, बहुत तगड़ा भूकंप आया था, तो किसके नेतृत्व में गोरखाओं ने वहां पर आक्रमण करा था? ये करा था हमारा अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में। ठीक है, हस्तिदल चौतरिया हो गए और अमर सिंह थापा हो गए, इनके नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण करा था। अगला क्वेश्चन है 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो ये हुए थे प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। कहां पर? खुड़बुड़ा, देहरादून के खुड़बुड़ा में इनका युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रद्युम्न शाह के पुत्र प्रीतम शाह को किनके द्वारा बंदी बनाया गया था? तो बंदी किसने बनाया था, ये अभी बात करी थी मैंने, गोरखाओं ने। ठीक है, क्योंकि प्रद्युम्न शाह मारा गया, प्रीतम शाह को इन्होंने बंदी बनाया, लेकिन सुदर्शन शाह हाथ नहीं आया क्योंकि ये कहाँ भाग जाता है, हरिद्वार भाग जाता है। ठीक है, अगला है गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जा सकता है? तो गढ़वाल का हुमायूं बोला जा सकता है प्रद्युम्न शाह को। ठीक है, प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल का हुमायूं बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आज का, देखिए, मौला राम द्वारा रचित गढ़ गीता संग्राम एवं गढ़िका नाटक किसके अत्याचारों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन। ठीक है, पराक्रम शाह जो थे, इनके अत्याचारों का वर्णन मिलता है किसमें? गढ़ गीता संग्राम और गढ़िका नाटक में। ठीक है, पंवार वंश की कुछ व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पंवार कालीन जो व्यवस्थाएं थी वो देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम है गढ़ नरेश। अब गढ़ नरेश क्या होते थे उस टाइम पे? गढ़ नरेश होते थे राज्य का सर्वोच्च अधिकारी। जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको बोलते थे गढ़ नरेश। और जो गढ़ नरेश के पुत्र होते थे इनको युवराज या टीका या कुमार कहा जाता था। ठीक है, गढ़ नरेश के पुत्रों को क्या कहा जाता था? युवराज कहा जाता था, टीका कहा जाता था या फिर कुमार कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए, जो गढ़ नरेश हैं इनके बाद जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे उनको बोला जाता था दीवान या वजीर। ठीक है, दीवान या वजीर क्या होते थे? राजाओं के बाद जो गढ़ नरेश होते थे इनके बाद सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे। अब देखिए, गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? मुख्तार होता था। ठीक है, मुख्तार या फिर दीवान इनको बोला जाता था। और दफ्तरी, इनके बाद कौन आता था? दफ्तरी आता था, उसके बाद आता था फौजदार। प्रत्येक परगने के सैनिक शासकों को फौजदार कहा जाता था। जो प्रत्येक परगने के सैनिक अधिकारी होते थे, सैनिक शासक होते थे, इनको फौजदार कहा जाता था। अब उस टाइम पे देखिए, ये कुछ मैप है। मैप में देखिए, जैसे ईस्ट वाला साइड है पूरब वाला, और ये पश्चिम वाला, ये उत्तर वाला और ये दक्षिण वाला है। ठीक है, दक्षिण में क्या था? चंदू का शासन था, पूरब में चंदू का शासन था और पश्चिम में था सिरमौर। ठीक है, ऊपर तिब्बत था और यहाँ पर पंवार थे और नीचे से रोहिलों का आक्रमण होता था उस टाइम पे। ठीक है, साउथ एरिया से कौन करते थे? रोहिला आक्रमण होता था, सिखों का आक्रमण होता था। ईस्ट से होता था चंदू का आक्रमण, वेस्ट से होता था सिरमौर वाला, और यहाँ से तिब्बत वाले आक्रमण करते थे। तो इस टाइप की इनकी सैनिक प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। ठीक है, अब देखिए, खवास ख्वासिम किसे बोला जाता था? सेवक सेविकाओं को क्या बोला जाता था? खवास ख्वासिम बोला जाता था। ठीक है, खवास ख्वासिम बोला जाता था सेवक सेविकाओं को। सोदी बोला जाता था राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले को। ठीक है, जो सोदी होता था वो राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाला होता था। ठीक है, चंड बोला जाता था संदेश वाहक को। जो संदेश वाहक होते थे उनको चंड बोला जाता था पंवार वंश में। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वो क्या होती थी? ग्राम होती थी। ठीक है, इनके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, और जो ग्राम का मुखिया होता था उसको प्रधान कहा जाता था। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है ना, 1804 ईस्वी के बाद गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन हो जाता है। तो इसके बाद हम गोरखा शासन ही पढ़ेंगे। ठीक है, गोरखा शासनों में क्या क्या चीजें हुई। फिर गोरखाओं का 1814 में जब ब्रिटिश शासन हरा देता है तो 1814-15 के बाद ब्रिटिश शासन लागू होता है। तो यहाँ पर कमिश्नर आते हैं, जो भी चीजें होती है वो हम बाद में करेंगे। ठीक है,
तो यार होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।